सूरज की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। एक छोटा सा कच्चा मकान जिसकी छत से बारिश में अक्सर पानी टपकता था, वहां 15 साल का राजू अपनी किताबों में खोया हुआ था। वह किताबें जो नई नहीं थीं, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे और जिल्द फटी हुई थी। यह वो किताबें थीं जो रद्दी वाले के पास बिकने आई थीं, लेकिन राजू के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं थी। उसके पिता, जिन्हें पूरी बस्ती रामू काका कहकर बुलाती थी, शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में सफाई कर्मचारी थे। रामू काका खांसते हुए खाट से उठे। उनकी खांसी की आवाज ने राजू का ध्यान तोड़ा। उसने तुरंत किताब बंद की और दौड़कर एक गिलास पानी अपने पिता की ओर बढ़ाया। पिता की आंखों में बेटे के लिए जो सपना था, वह उनकी गरीबी की चादर से कहीं बड़ा था। रामू काका ने पानी पिया और कांपती आवाज में बोले, बेटा, आज स्कूल में बहुत बड़ा दिन है। वो क्या कहते हैं उसे, डिबेट कंपटीशन। बड़े बड़े जज आने वाले हैं। मुझे जल्द ही जाना होगा। पूरा ऑडिटोरियम चमकाना है। राजू की आंखों में चमक आ गई। डिबेट यानी बहस, तर्क वितर्क। उसे शब्दों के इस खेल से बहुत प्यार था। वह जानता था कि वह उस स्कूल की वर्दी नहीं पहन सकता, लेकिन ज्ञान पर किसी की जागीर नहीं होती। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या मैं आज आपके साथ चलूं? मैं काम में आपकी मदद कर दूंगा और मुझे भी देखना है कि बड़े स्कूल के बच्चे कैसे बातें करते हैं। रामू काका पहले झिझके। वह जानते थे कि उस स्कूल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय फर्श साफ करने के, लेकिन बेटे की जिद और उसकी आंखों में सीखने की भूख देखकर वह मना नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने अपनी पुरानी गमछा कंधे पर रखते हुए कहा, लेकिन याद रखना, सर झुकाकर रखना और अपना काम करना। वहां के लोग हमारी तरफ देखते नहीं, और अगर देखते हैं तो सिर्फ हमें अपनी जगह दिखाने के लिए। दोनों बाप बेटे स्कूल पहुंचे। यह स्कूल नहीं, एक महल था। संगमरमर के फर्श, ऊंची इमारतें और वातानुकूलित कमरे। गेट के बाहर ही राजू को अपनी दुनिया और इस दुनिया के बीच का फर्क साफ दिख गया। अंदर अमीर घरों के बच्चे अपनी महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे। उनकी वर्दियां इतनी साफ और कड़क थीं कि उन पर एक भी सिलवट नहीं थी। वे जिस भाषा में बात कर रहे थे, वह राजू को समझ तो आती थी, लेकिन बोलने का वो लहजा, वो आत्मविश्वास, वो सब कुछ बहुत अलग था। राजू और उसके पिता पीछे के रास्ते से अंदर आए। उन्हें आज स्कूल का विशाल ऑडिटोरियम साफ करना था। अंदर घुसते ही राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा हॉल, इतनी रोशनी, और बीच में रखा वह माइक जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक था। राजू ने झाड़ू उठाया और अपने पिता के साथ काम में लग गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार मंच पर चल रही तैयारी की ओर जा रहा था। वहां मंच पर स्कूल का सबसे होनहार और घमंडी छात्र विक्रम अपने भाषण का अभ्यास कर रहा था। विक्रम शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा था। उसके लिए जीतना आदत थी और दूसरों को नीचा दिखाना उसका शौक। वह अंग्रेजी में अपने तर्कों का अभ्यास कर रहा था। विषय था, क्या परंपराएं भारत की प्रगति में बाधा हैं? विक्रम का तर्क था कि पुरानी सोच और परंपराएं ही भारत को पीछे खींच रही हैं। वह कह रहा था कि हमें पश्चिम की तरह बनना चाहिए, अपनी पुरानी जड़ों को काटकर फेंक देना चाहिए। राजू, जो एक कोने में फर्श पर पोंछा लगा रहा था, यह सुनकर विचलित हो गया। उसके संस्कार, उसकी मां की सिखाई बातें और उसका पढ़ा हुआ इतिहास उसके अंदर उबाल मारने लगा। वह जानता था कि विक्रम का तर्क खोखला है, सिर्फ भारी शब्दों का आडंबर है, लेकिन उसमें गहराई नहीं है। तभी एक घटना घटी। रामू काका, जो मंच के पास वाली सीढ़ियों को साफ कर रहे थे, गलती से उनका हाथ फिसल गया और पानी से भरी बाल्टी गिर गई। स्टील की बाल्टी गिरने की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। विक्रम, जो अपने भाषण के बीच में था, एकदम से रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल, टीचर्स और बाकी छात्र सब रामू काका की तरफ देखने लगे। रामू काका डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, बुढ़ापा है। हाथ कांप गया। विक्रम माइक हाथ में लिए हुए मंच के किनारे आया और नीचे खड़े रामू काका को ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि गंदगी का ढेर हो। उसने माइक पर ही, जिसे पूरा हॉल सुन रहा था, बेहद कड़वे शब्दों में कहा, तुम जैसे अनपढ़ लोगों की यही दिक्कत है। तुम्हें न तो काम करने का सलीका है और न ही वक्त की कीमत पता है। तुम सिर्फ शोर मचाना जानते हो। मेरी एकाग्रता भंग कर दी। तुम्हें पता है यह डिबेट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम क्या जानो, तुम्हारे लिए तो आज का खाना जुटाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। विक्रम के दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। कुछ टीचर्स ने भी मुंह फेर लिया,
किसी ने उस बुजुर्ग का पक्ष नहीं लिया। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सर झुकाए रखा और जल्दी जल्दी फैला हुआ पानी समेटने लगे। माफ कर दो छोटे मालिक, माफ कर दो, वह बुदबुदाते रहे। राजू का खून खौल उठा। उसके पिता, जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उसे 2 वक्त की रोटी दे सकें, उन्हें भरी सभा में जलील किया जा रहा था। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा हो गया। वह आगे बढ़ना चाहता था, चिल्लाकर कहना चाहता था कि विक्रम गलत है, कि असल संस्कार बड़ों का सम्मान करना होता है, अंग्रेजी में फर्राटेदार बोलना नहीं। लेकिन तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, सर झुकाकर रखना। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता की कांपती हुई पीठ देखकर उसके कदम वहीं जम गए। गरीबी इंसान को सबसे पहले गुस्सा पीना सिखाती है। राजू ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पी गया। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और चुपचाप उनकी मदद करने लगा। विक्रम ने एक घृणित हंसी के साथ कहा, देखो, अब इसका बेटा भी आ गया। बाप बेटे मिलकर भी यह फर्श साफ नहीं कर सकते, और हम बात कर रहे हैं देश बदलने की। उसने अपनी बात खत्म की और वापस अभ्यास में लग गया। राजू ने फर्श साफ किया, लेकिन उसके दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। वह बाल्टी लेकर बाहर निकला, लेकिन उसका मन वहीं ऑडिटोरियम में रह गया था। बाहर आकर उसने अपने पिता को एक कोने में बैठकर गमछे से आंखें पोंछते देखा। बाबा, आप रो रहे हैं? राजू ने धीरे से पूछा। रामू काका ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, धूल चली गई थी आंख में। तू दिल पर मत ले। बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं। हमारा काम है सुनना और सहना। नहीं बाबा, राजू की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। सहना हमारा काम नहीं है। यह गरीबी हमारी स्थिति है, हमारी पहचान नहीं। आपने ही तो कहा था कि सरस्वती किसी में भेद नहीं करती। ज्ञान तो सबके लिए एक जैसा है ना? रामू काका ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। किताबों की बातें असल जिंदगी में नहीं चलती राजू। चल, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन राजू का मन अशांत था। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। शहर के बड़े बड़े जज अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। हॉल खचाखच भर गया था। राजू को ऑडिटोरियम के सबसे पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा रहने का काम मिला था, ताकि अगर किसी को पानी या चाय की जरूरत हो तो वह दौड़कर ला सके। यही वह जगह थी जहां से राजू सब कुछ देख और सुन सकता था। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक के बाद एक वक्ता आए। सब रट्टी रटाई बातें बोल रहे थे, भारी भरकम शब्द, लेकिन भावनाओं की कमी। विषय था सच्ची शिक्षा, डिग्री या संस्कार। संयोग से विक्रम का विषय बदल गया था, क्योंकि मुख्य अतिथि ने अंतिम समय में एक नया, ज्यादा चुनौतीपूर्ण विषय दे दिया था। यह एक सरप्राइज राउंड था। अब विक्रम को संस्कार और आधुनिकता पर नहीं, बल्कि इस विषय पर बोलना था, क्या गरीबी एक मानसिक अवस्था है या सामाजिक विफलता? विक्रम मंच पर आया। उसका आत्मविश्वास अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने बोलना शुरू किया। उसने वही तर्क दिए जो वह अपनी महंगी किताबों में पढ़ता था। उसने कहा, गरीबी एक चुनाव है। अगर कोई गरीब है तो इसीलिए क्योंकि वह आलसी है। वे मेहनत नहीं करना चाहते। वे अपनी किस्मत को कोसते हैं लेकिन काम नहीं करते। जैसे आज सुबह हमने देखा, एक सफाई वाला ठीक से अपना काम भी नहीं कर सकता। अगर वे शिक्षित नहीं हैं तो यह उनकी गलती है। अवसरों की कोई कमी नहीं है। ऑडिटोरियम में तालियां बजीं। जजों ने सिर हिलाया। विक्रम के तर्क क्रूर थे, लेकिन उसकी अंग्रेजी इतनी प्रभावशाली थी कि लोग सम्मोहित हो रहे थे। राजू पीछे दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह उसके और उसके पिता के अस्तित्व पर हमला था। विक्रम कह रहा था कि उसके पिता का अपमान उनकी अपनी गलती थी। जब विक्रम का भाषण खत्म हुआ तो एंकर ने माइक संभाला। बहुत ही शानदार विचार विक्रम। क्या अब कोई और छात्र इस विषय पर या इसके विपक्ष में बोलना चाहेगा? यह एक ओपन राउंड है। कोई भी छात्र आकर अपनी बात रख सकता है। सन्नाटा छा गया। विक्रम ने इतना अच्छा बोला था कि कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरे स्कूलों के बच्चे भी चुप थे। विक्रम के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। तभी हॉल के पिछले हिस्से से एक आवाज आई, पतली लेकिन स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज, मैं बोलना चाहता हूं। सबकी गर्दनें पीछे की तरफ घूम गईं। वहां दरवाजे के पास अपनी पुरानी, थोड़ी मैली शर्ट और पैंट पहने, पैरों में हवाई चप्पल और हाथ में झाड़ू पकड़े राजू खड़ा था। प्रिंसिपल गुस्से में अपनी सीट से खड़े हो गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह छात्रों के लिए है, बाहर जाओ। सुरक्षाकर्मी राजू की तरफ लपके। रामू काका, जो पास ही खड़े थे, डर के मारे दौड़कर आए और सुरक्षाकर्मियों के पैरों में गिर गए। माफ कर दो साहब, बच्चा है, नादान है, गलती हो गई, मैं इसे अभी ले जाता हूं।
उन्होंने राजू का हाथ खींचते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? चल बाहर, हमारी रोटी छिनवाएगा तू। लेकिन राजू ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसने बड़े प्यार और सम्मान से पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबा, आज नहीं, आज अगर मैं चुप रहा तो आपकी वो बेइज्जती सच हो जाएगी जो उस लड़के ने की थी। आज मुझे बोलने दीजिए। राजू ने फिर मंच की ओर देखा। उसकी आंखों में न डर था न संकोच। उसने प्रिंसिपल और जजों की ओर हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता के साथ कहा, महोदय, मैंने अभी सुना कि यह ओपन राउंड है। क्या भारत के संविधान में बोलने का अधिकार सिर्फ स्कूल की वर्दी पहनने वालों को है, या एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं भी अपनी बात रख सकता हूं? मुख्य अतिथि, जो शहर के एक बहुत सम्मानित और बुजुर्ग रिटायर्ड जज थे, उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और गौर से उस लड़के को देखा। उन्होंने हाथ उठाकर सुरक्षा कर्मियों को रुकने का इशारा किया। फिर उन्होंने माइक पर कहा, बच्चा सही कह रहा है। ज्ञान की देवी सरस्वती वेशभूषा नहीं देखती। अगर इसके पास तर्क है तो इसे बोलने दिया जाए। आइए बेटा, मंच पर आइए। प्रिंसिपल और विक्रम का चेहरा देखने लायक था। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह सफाई वाला क्या बोलेगा? क्या इसे भाषा भी आती है? मजाक बन गया है यह कंपटीशन। राजू धीरे धीरे गलियारे से होता हुआ मंच की ओर बढ़ा। उसके चप्पलों की चप चप आवाज उस शांत हॉल में अजीब लग रही थी। वह मंच पर चढ़ा। वह चकाचौंध रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। सामने सैकड़ों अमीर लोग बैठे थे। माइक उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। उसने माइक को नीचे किया। उसने एक बार गहरी सांस ली। उसे कोई फैंसी अंग्रेजी शब्द याद नहीं आ रहे थे। उसे याद आ रही थी तो बस अपनी मां की लोरी, अपने पिता के छाले पड़े हाथ और वो रद्दी किताबें जिन्होंने उसे दुनिया देखना सिखाया था। उसने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उसमें एक आग थी। उसने बोलना शुरू किया, अपनी ही भाषा में, उस भाषा में जो मिट्टी से जुड़ी थी लेकिन जिसका असर आसमान तक जाने वाला था। राजू माइक के सामने खड़ा था। उसकी पुरानी शर्ट के बटन टूटे हुए थे, जिन्हें उसने एक सेफ्टी पिन से संभाल रखा था। पूरा ऑडिटोरियम इतना शांत था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। सबकी निगाहें उस पर थीं। कुछ की आंखों में मजाक था, कुछ में गुस्सा और कुछ में हैरानी। राजू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसे अपने पिता का वो झुका हुआ चेहरा याद आया। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था, बस एक सीधा सच्चा दर्द था जो किसी तीर की तरह सबके दिलों में उतरने वाला था। आदरणीय जज साहब, प्रधानाचार्य जी और मेरे सामने बैठे सभी विद्वान लोग, मेरा नाम राजू है। मैं कोई छात्र नहीं हूं। मैं उस इंसान का बेटा हूं जिसे अभी थोड़ी देर पहले इस मंच से शोर मचाने वाला कहा गया था। राजू ने विक्रम की ओर देखा, जो अब अपनी कुर्सी पर थोड़ा असहज होकर बैठा था। राजू ने आगे कहा, अभी मेरे बड़े भाई ने यहां खड़े होकर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली। उन्होंने कहा कि गरीबी एक मानसिक बीमारी है। उन्होंने कहा कि गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे आलसी हैं, क्योंकि वे कोशिश नहीं करते। राजू थोड़ा मुस्कुराया, एक उदास मुस्कान। भाई साहब, आपने जिम देखा है? वहां अमीर लोग पैसे देकर पसीना बहाने जाते हैं और मेरे पिताजी, वो पैसे कमाने के लिए पसीना बहाते हैं। पसीना दोनों का खारा होता है भाई साहब, लेकिन एक पसीने की कीमत होती है और दूसरे पसीने को बदबू कहा जाता है। क्या यह आलस है? हॉल में बैठे कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। राजू की बातें सीधी और सच्ची थीं। आपने कहा कि अवसर सबके लिए समान है। राजू ने अपनी फटी हुई चप्पल की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई साहब, दौड़ तो तब बराबर होती है जब सब एक ही लाइन से शुरू करें। आप तो 100 मीटर आगे से दौड़ रहे हैं और हमारे पैरों में गरीबी की जंजीरें बंधी हैं, और जब हम पीछे रह जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमें दौड़ना नहीं आता। ऑडिटोरियम में अब सुगबुगाहट होने लगी थी। मुख्य अतिथि, वो बुजुर्ग जज साहब, अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुक गए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। वे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। राजू की आवाज अब थोड़ी और बुलंद हो गई। सुबह 4 बजे जब आप सब अपने एसी कमरों में गहरी नींद में होते हैं, मेरी माँ उठ जाती है। वो 3 घरों में झाड़ू पोछा करती है ताकि मेरे लिए एक किताब खरीद सके। मेरे पिता दिन भर इस स्कूल का फर्श रगड़ते हैं ताकि आपकी वर्दी गंदी ना हो। अगर मेहनत से ही अमीर बनते तो इस देश का हर मजदूर आज महलों में रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। राजू की आंखों में अब आंसू तैरने लगे थे, लेकिन आवाज नहीं टूटी। गरीबी दिमाग का खेल नहीं है साहब, गरीबी एक चक्रव्यूह है। अभिमन्यु तो फिर भी वीर था जो तोड़ना जानता था। हम तो बिना हथियार के लड़ रहे हैं। जब पेट में भूख की आग जलती है ना, तो दिमाग के सपने जलकर राख हो जाते हैं। आप कहते हैं हम पढ़ते नहीं हैं, हमें शौक नहीं है। भाई साहब, कभी भूखे पेट का कहरा याद करने की कोशिश करना
तब पता चलेगा कि रोटियों की गिनती के आगे अक्षरों का ज्ञान कैसे धुंधला हो जाता है। विक्रम अब गुस्से से लाल हो चुका था। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, बस करो, यह कोई हिंदी सिनेमा का ड्रामा नहीं चल रहा है। अगर तुम्हारे पास तर्क हैं तो तर्क दो, ये आंसू मत बहाओ, और जो भी बोलना है अंग्रेजी में बोलो, यह इंग्लिश डिबेट है। प्रिंसिपल भी खड़े होने वाले थे, लेकिन जज साहब ने हाथ के इशारे से विक्रम को बैठने के लिए कहा। उन्होंने माइक ऑन किया और कहा, बैठ जाओ बेटा, भाषा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। दर्द की कोई भाषा नहीं होती, उसे बोलने दो। राजू ने जज साहब को धन्यवाद दिया और फिर विक्रम की ओर मुड़ा। अब उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। भाई साहब, आप अंग्रेजी पर इतना गर्व क्यों करते हैं? यह तो सिर्फ एक भाषा है। क्या ज्ञान सिर्फ अंग्रेजी में होता है? मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, लेकिन जब बारिश होने वाली होती है तो वो हवा सूंघ कर बता देते हैं। क्या वो विज्ञान नहीं है? मेरी माँ बता देती है कि आटे में कितना पानी पड़ेगा ताकि रोटी नरम बने। क्या वो रसायन शास्त्र नहीं है? आप किताबों का ज्ञान रटते हैं, हम जिंदगी की किताब पढ़ते हैं। हॉल में बैठे कई अभिभावकों की आंखें नम हो गईं। वे अमीर थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो कभी जमीन से उठकर ऊपर आए थे। उन्हें राजू में अपना अतीत दिखाई देने लगा। राजू ने फिर उस घटना का जिक्र किया जिसने उसे यहां खड़ा किया था। अभी मेरे पिता से बाल्टी गिर गई थी। आपने उन्हें डांटा, आपने उन्हें जलील किया। आपको पता है उनका हाथ क्यों कांपा था? क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से बीमार हैं, फिर भी काम पर आए। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन की दिहाड़ी कट गई तो आज रात मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। वो शोर जो आपको परेशान कर रहा था, वो किसी की मजबूरी की आवाज थी, और आपने उस मजबूरी का मजाक उड़ाया। राजू की आवाज गूंज रही थी, संस्कार। आप संस्कार की बात कर रहे थे ना? संस्कार यह नहीं कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं या आप कितने महंगे कपड़े पहनते हैं। संस्कार वो है कि आप अपने से छोटे, अपने से कमजोर इंसान से कैसे बात करते हैं। आज मेरे पिता ने फर्श गंदा किया, जिसे साफ किया जा सकता है, लेकिन आपने अपने शब्दों से जो उनका दिल तोड़ा है, उसे कौन साफ करेगा? पूरा ऑडिटोरियम स्तब्ध था। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। रामू काका दरवाजे के पास खड़े होकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनका बेटा है जो इतने बड़े लोगों के सामने उनकी इज्जत के लिए लड़ रहा है। राजू ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी के फटे कपड़ों को देखकर उसकी काबिलियत का फैसला मत करना। कीचड़ में ही कमल खिलता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे सपने गरीब नहीं हैं। अगर हमें भी वो सीढ़ी मिल जाए जिस पर आप खड़े हैं, तो हम भी आसमान छू सकते हैं। बस हमें दया नहीं, अवसर चाहिए, सम्मान चाहिए। राजू ने माइक छोड़ा, हाथ जोड़े और मंच से नीचे उतरने लगा। एक पल के लिए वहां सन्नाटा रहा और फिर एक ताली की आवाज आई। यह ताली मुख्य अतिथि जज साहब ने बजाई थी। वे अपनी जगह से खड़े हो गए थे और देखते ही देखते पूरा हॉल, सारे बच्चे, सारे टीचर्स, सारे अमीर माता पिता अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे बादलों की गरज हो। यह तालियां किसी भाषण के लिए नहीं, बल्कि एक कड़वे सच के लिए थीं, जिसे आज एक 15 साल के लड़के ने सबकी आंखों के सामने रख दिया था। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसका सिर झुका हुआ था। पहली बार उसका अहंकार हार गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चमत्कार तो अब होने वाला था। जज साहब मंच से नीचे उतरे और सीधे उस लड़के की तरफ बढ़े जो अब वापस अपने पिता के पास जाने के लिए मुड़ रहा था। जज साहब ने राजू को रोका। रुको बेटा। राजू रुक गया। जज साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी जेब से एक कलम निकाली, एक बहुत ही कीमती सोने की परत चढ़ी हुई कलम। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों वकीलों की दलीलें सुनी हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर जो झूठ को सच साबित कर देते हैं, लेकिन आज तुमने जो दलील पेश की है उसने अदालत ही नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया है। उन्होंने वह कलम राजू के हाथ में रख दी। यह कलम मेरे पिता ने मुझे दी थी जब मैं जज बना था। आज मैं यह तुम्हें देता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इस कलम से इस देश की तकदीर लिखोगे। राजू ने कांपते हाथों से कलम ली और जज साहब के पैर छुए। रामू काका भी दौड़कर आए और जज साहब के पैरों में गिर पड़े। साहब, मेरे बेटे की गुस्ताखी माफ कर दो। जज साहब ने रामू काका को उठाकर गले लगा लिया। काका, आज आपको झुकने की जरूरत नहीं है। आज तो आपका सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। आपने एक शेर पाला है। फिर जज साहब ने माइक लिया और एक घोषणा की जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। मैं आज एक फैसला सुनाता हूं। यह बच्चा राजू अब से इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसकी पढ़ाई का, किताबों का, कपड़ों का,
यहां तक कि इसके घर के राशन का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। पूरे हॉल में फिर से तालियां बज उठी। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक और आवाज आई, रुको। यह विक्रम के पिता थे, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति। वे अपनी सीट से उठकर आगे आ रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। रामू काका डर गए। क्या अब कोई मुसीबत आने वाली थी? क्या विक्रम के पिता अपने बेटे की हार का बदला लेंगे? विक्रम के पिता राजू और रामू काका के पास आए। उन्होंने विक्रम को भी इशारा करके बुलाया। विक्रम धीरे धीरे नजरें झुकाए वहां आया। विक्रम के पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, विक्रम, क्या तुमने सुना इसने क्या कहा? असली संस्कार क्या होते हैं? तुमने आज मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। फिर उन्होंने रामू काका के सामने हाथ जोड़ लिए। एक अरबपति एक सफाई कर्मचारी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे की परवरिश में शायद कोई कमी रह गई थी जो उसने आपका अपमान किया। मैं शर्मिंदा हूं। उन्होंने विक्रम की ओर देखा। माफी मांगो इनसे। अभी विक्रम, जिसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका था, आगे बढ़ा। उसने रामू काका के पैर छुए। माफ कर दीजिए काका, मुझसे गलती हो गई। रामू काका ने रोते हुए उसे उठाया और गले लगा लिया। कोई बात नहीं छोटे मालिक, बच्चे हो, गलती हो जाती है। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। राजू को स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। क्या एक सफाई वाला का बेटा इन अमीर बच्चों के बीच टिक पाएगा? क्या किताब का ज्ञान और जीवन का संघर्ष मिलकर कोई नया चमत्कार करने वाले थे? अगले दिन गणित की क्लास थी। वही क्लास जिसमें शहर के सबसे होनहार बच्चे बैठते थे। बोर्ड पर एक ऐसा सवाल लिखा था जिसे पिछले 10 सालों से कोई हल नहीं कर पाया था। अगली सुबह स्कूल का माहौल बदला हुआ था। वही स्कूल जहां कल तक राजू को एक अछूत की तरह देखा जाता था, आज वहां हर कोई उसे कनखियों से देख रहा था। राजू ने अपनी नई मगर थोड़ी ढीली स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। यह यूनिफॉर्म जज साहब ने रात को ही भिजवाई थी। वह साफ तो थी, लेकिन राजू को उसमें अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अपनी पुरानी शर्ट की आदत थी। रामू काका उसे कक्षा तक छोड़ने आए। दरवाजे पर रुककर उन्होंने राजू का माथा चूमा और भर्राई हुई आवाज में बोले, जा बेटा, आज तक मैंने सिर्फ झाड़ू पकड़ी है, आज तू कलम पकड़कर मेरा सीना चौड़ा कर दे। राजू ने पिता के पैर छुए और कक्षा के अंदर कदम रखा। यह 10वीं कक्षा का ए सेक्शन था, शहर के सबसे अमीर और होनहार बच्चों की क्लास। जैसे ही राजू अंदर घुसा, पूरी क्लास चुप हो गई। विक्रम सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था। उसने राजू को देखा, लेकिन आज उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक अजीब सी शर्मिंदगी और जिज्ञासा थी। राजू चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। तभी गणित के अध्यापक श्रीमान खन्ना कक्षा में आए। खन्ना सर पूरे राज्य में अपने सख्त स्वभाव और कठिन सवालों के लिए मशहूर थे। उनकी क्लास में सांस लेने की आवाज भी जुर्म मानी जाती थी। वे बोर्ड के पास गए। बोर्ड पर कल का अधूरा सवाल लिखा हुआ था। खन्ना सर ने चश्मा ठीक किया और पूरी क्लास पर एक तीखी नजर डाली। तो क्या किसी ने इस सवाल का जवाब ढूंढा? मैंने पूरी रात तुम लोगों को दी थी। यह सवाल पिछले 10 सालों से इस बोर्ड पर लिखा जाता है और बिना हल हुए मिटा दिया जाता है। क्या आज कोई है जो इस परंपरा को तोड़ सके? पूरी क्लास में सन्नाटा था। टॉपर्स ने अपनी नजरें झुका ली। विक्रम, जो गणित में हमेशा अव्वल आता था, वह भी अपनी नोटबुक के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि जवाब उसके पास भी नहीं है। खन्ना सर ने व्यंग्य से हंसा। यही उम्मीद थी मुझे। महंगी ट्यूशन और विदेशी किताबों के बाद भी जब दिमाग लगाने की बारी आती है तो सब खाली। तुम लोग सिर्फ रटना जानते हो, समझना नहीं। उन्होंने डस्टर उठाया और सवाल मिटाने ही वाले थे कि पीछे से एक हाथ उठा। सर, मैं कोशिश करूं? खन्ना सर रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आखिरी बेंच पर राजू खड़ा था। खन्ना सर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें कल की घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि वह सिर्फ जज्बाती बातें थीं। गणित जज्बातों से नहीं चलता। तुम? खन्ना सर ने हैरानी से पूछा। तुम वही नए लड़के हो ना, जज साहब की सिफारिश वाले? जी सर, राजू ने विनम्रता से कहा। देखो लड़के, खन्ना सर ने सख्त लहजे में कहा, यह भाषण प्रतियोगिता नहीं है, यह गणित है। यहां शब्दों का जादू नहीं, दिमाग का तर्क चलता है। अगर गलत हुआ तो पूरी क्लास के सामने मजाक बन जाओगे। सोच लो। राजू अपनी सीट से निकला और धीरे धीरे बोर्ड की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कदम नहीं डगमगाए। उसने खन्ना सर के हाथ से चौंक लिया। चौक की वह ठंडक उसे अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने बोर्ड पर लिखे सवाल को देखा। यह एक बहुत ही जटिल समीकरण था, जिसमें समय, दूरी और गति का एक अजीब सा उलझाव था। राजू ने सवाल को पढ़ा
फिर अपनी आंखें बंद की। उसे कोई फॉर्मूला याद नहीं आया। उसे याद आया वो दिन जब वह अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर कबाड़ बीन रहा था। उसने देखा था कि कैसे दो ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती हैं, कैसे उनकी गति बदलती है और कैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का फासला तय होता है। उसने याद किया कि कैसे वह सब्जी मंडी में बिना तराजू के बता देता था कि थैले में कितना वजन है। गणित उसके लिए किताबों में नहीं, हवा में था। राजू ने लिखना शुरू किया, लेकिन उसने वो तरीका नहीं अपनाया जो किताबों में लिखा था। उसने कोई एक्स या वाई नहीं माना। उसने सीधे संख्याओं को तोड़ना शुरू किया। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या कर रहा है? ये तो कोई मेथड ही नहीं है। ये पक्का गलत करेगा। खन्ना सर भी ध्यान से देख रहे थे। पहले उनके चेहरे पर संदेह था, फिर हैरानी आई और धीरे धीरे उनकी आंखें फैलने लगीं। राजू का हाथ बोर्ड पर तेजी से चल रहा था। चौक की खटखट आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने 5 स्टेप्स में, जी हां, सिर्फ 5 स्टेप्स में वह सवाल हल कर दिया जिसे हल करने में 2 पन्ने भर जाते थे। राजू ने आखिरी अंक लिखा, चौक रखा और पीछे मुड़ा। हो गया सर, उसने धीरे से कहा। खन्ना सर बोर्ड को देख रहे थे। वे 1 मिनट तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने अपनी जेब से अपनी लाल कलम निकाली और बोर्ड के पास गए। उन्होंने राजू के हर एक स्टेप को जांचा। कहीं कोई गलती नहीं थी। जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन तरीका ऐसा था जो आज तक किसी गणितज्ञ ने नहीं सोचा था। यह किताबी तरीका नहीं, यह देसी तरीका था जिसे सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसने जीवन की कठिनाइयों को गणित की तरह सुलझाया हो। खन्ना सर धीरे से मुड़े। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और राजू को ऐसे देखा जैसे कोई चमत्कार देख रहे हों। बेटा, खन्ना सर की आवाज कांप रही थी, यह तरीका, यह तुमने किस किताब में पढ़ा? राजू ने सिर झुकाकर कहा, सर, किताब में नहीं, मैंने तो बस हिसाब लगाया, जैसे माँ घर का खर्चा चलाती है, कम में ज्यादा कैसे करना है और सबसे छोटे रास्ते से मंजिल तक कैसे पहुंचना है। गरीबी इंसान को सबसे बड़ा गणितज्ञ बना देती है सर, क्योंकि हमारे पास गलती करने का कोई मौका नहीं होता। एक गलती और रात का खाना गायब। खन्ना सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। आज तक मैंने बच्चों को गणित सिखाया है, लेकिन आज एक बच्चे ने मुझे गणित का असली मतलब सिखा दिया। तुम छात्र नहीं, तुम एक जीनियस हो। पूरी क्लास स्तब्ध थी। और फिर विक्रम अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे ताली बजाना शुरू किया। 1 ताली, 2 ताली और फिर पूरी क्लास खड़ी हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट से क्लासरूम गूंज उठा। यह जीत राजू की नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो कहता है कि प्रतिभा महलों की मोहताज नहीं होती। घंटी बजी। स्कूल की छुट्टी हुई। राजू अपना बस्ता लेकर बाहर निकला। गेट पर रामू काका वैसे ही खड़े थे, एक उम्मीद लिए। राजू को दौड़ते हुए आते देख उनकी सांसें थम गईं। क्या हुआ होगा अंदर? राजू पास आया और चुपचाप खड़ा हो गया। रामू काका का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ बेटा? मास्टर जी ने कुछ कहा तो नहीं? राजू ने अपना बस्ता नीचे रखा और अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। बाबा, वह रोते हुए बोला, आज मैंने उस बोर्ड पर लिखा जिस पर आप कपड़ा मारते थे, और मास्टर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आपका बेटा जीनियस है। रामू काका वही घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो पड़े। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। यह विक्रम की गाड़ी थी। विक्रम उतरा। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। वह राजू के पास आया। राजू, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में अब वो अकड़ नहीं थी। मेरी माँ ने आज मेरे लिए शाही पनीर बनाया था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ अपना खाना बांटोगे? मैंने सुना है तुम्हारी माँ के हाथ की सूखी रोटी में बहुत स्वाद होता है। राजू और रामू काका हैरान रह गए। राजू मुस्कुराया। उसने अपना पुराना टिफिन निकाला जिसमें प्याज और रोटी थी। जरूर भाई, राजू ने कहा। दोनों बच्चे, एक करोड़पति का बेटा और एक सफाई कर्मचारी का बेटा, स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर एक साथ खाना खाने लगे। यह दृश्य सिर्फ 2 बच्चों का मिलन नहीं था, यह एक नए भारत की तस्वीर थी। एक ऐसा भारत जहां दोस्ती की नींव पैसे पर नहीं, काबिलियत और दिल पर रखी जाती है। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सोच छोड़कर जाती है। दोस्तों, कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। अगर हम सिर्फ चमकने वाली चीजों के पीछे भागेंगे तो असली हीरों को खो देंगे। राजू जैसे हजारों बच्चे आज भी हमारी गलियों में, कूड़े के ढेरों में और ट्रैफिक सिग्नलों पर अपना बचपन बिता रहे हैं। न जाने उनमें से कौन अगला वैज्ञानिक, अगला डॉक्टर या अगला नेता हो। जरूरत है तो बस एक नजर की, एक मौके की और एक हाथ की जो उन्हें थाम सके।